हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम और आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूं। चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, छोटा सा भी है और पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि यह चैप्टर कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों से संबंधित है। हमारे का मतलब उपभोक्ता के अधिकारों से। तो आज क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, BST में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि हमारे अधिकारों से संबंधित है, उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस चैप्टर में आज क्या क्या चीजें कवर होंगी तो जल्दी से देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसके अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या क्या हैं, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व इतना क्यों है, या हमारे लिए यानी उपभोक्ताओं के लिए और व्यवसाय के लिए इसके लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि उपभोक्ता के लिए वैधानिक कानूनी सुरक्षा क्या बनाई गई है सरकार की तरफ से, और उपभोक्ता के अधिकार यानी हमारे अधिकार क्या हैं। यदि हम एक उपभोक्ता हैं तो क्या विभिन्न अधिकार हमें मिले हुए हैं। साथ ही साथ उपभोक्ता के दायित्व क्या होते हैं, इसको भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है वह क्या है, उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्ड में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये समझने की ज़रूरत है कि उपभोक्ता संरक्षण होता क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की गई है। तो देखो, बहुत सारे व्यवसाय फर्म क्या हैं, वो ऐसी गतिविधि करते हैं जो उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध होती हैं। ठीक है, जैसे मिलावट करना, काला बाजारी करना, या किसी वस्तु का मूल्य हाई कर देना, उच्च स्तर पर लेना, या ऐसी भ्रामक जानकारी देना जो कि वस्तु से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ गलत सूचनाएं देना या त्रुटिपूर्ण वस्तु प्रदान कर देना या ऐसी वस्तु प्रदान करना जो कि हानिकारक है हमारे लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं जो अनुचित व्यवहार होते हैं व्यापारियों के द्वारा, जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए सही नहीं है। अतः उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून, अधिनियम, बिल को पास करके बनाए गए जिसमें उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की गई है। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण आज के समय में बहुत ही जरूरी है। यदि ग्राहक जागरूक नहीं होगा, ग्राहक को पता नहीं होगा कि उसके अधिकार क्या हैं, और यदि व्यापारी या व्यवसाय वर्ग उपभोक्ता के अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो उपभोक्ता के कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो जिससे कि एक उपभोक्ता व्यापारी गण से अपने हितों की सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या शिकायतें कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसी गलत कार्य किए गए हैं व्यापारियों के द्वारा उसकी भरपाई कर सकता है। अतः उपभोक्ता संरक्षण बेहद जरूरी है एक उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि इससे वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, इससे वह किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार जो कि व्यापारी लोग उनसे करते हैं वह व्यापारी गण नहीं कर पाएंगे। तो उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता हितों के विरुद्ध की जाने वाली व्यापारिक कार्यवाहियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया ही गया है इसीलिए ताकि किसी भी प्रकार का उपभोक्ता शोषण न हो सके। व्यवसाय, कंपनी, व्यापारी गण व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से किसी भी प्रकार का उपभोक्ताओं के साथ शोषण या उनके हितों के विरुद्ध कोई कार्य ना कर सके। तो उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध की जाने वाली व्यापारिक कार्यवाहियां जैसे कालाबाजारी हो गया, गलत सूचनाएं हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, वस्तु का अधिक मूल्य लेना हो गया, वस्तु हानिकारक बनाना हो गया, या कोई डिफेक्टिव आइटम दे रहे हैं, तो इस प्रकार की जो व्यापारिक कार्यवाहियां होती हैं जो कि उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध हैं न कर पाए, जैसे मिलावट, निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करना, कम
तोलना या मापना, अधिक कीमत वसूलना, या कोई विज्ञापन जो है वो भ्रामक प्रवृत्ति के हैं, मतलब गलत बातें बता रहे हैं, गलत दावे कर रहे हैं वस्तुओं से संबंधित, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें अनुचित व्यापारिक व्यवहार कहलाते हैं। तो कानूनी व अन्य उपायों द्वारा, ठीक है, इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया गया और कानून और अधिनियम बनाए गए ताकि उपभोक्ताओं के विरुद्ध, उनके हितों के विरुद्ध ये सारी कार्य ना कर सके व्यापारी लोग। अन्य उपायों द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को रोकना और ऐसे व्यवहारों में लिप्त जो भी उत्पादक लोग हैं या व्यापारी गण हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना उपभोक्ता संरक्षण का मूल तत्व होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए हैं। उपभोक्ताओं को एक प्लेटफॉर्म, एक आवाज देते हैं ताकि यदि उनके विरुद्ध कुछ भी गलत कार्य किए गए हैं तो वह अपना जुर्माना ले सकते हैं या जुर्माना कर सकते हैं या कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, और उनके बहुत सारे अधिकार भी बनाए गए हैं जिसका कि वो पालन करके अपनी सही वस्तु और सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण से हमारा अभिप्राय उपभोक्ताओं को आधारभूत अधिकारों और हितों की समुचित सुरक्षा प्रदान करना है एवं उन्हें शोषण से मुक्ति दिलवाना है। तो उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य या मूल तत्व है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करना और उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलवाना। अगर हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण या कंज्यूमर प्रोटेक्शंस की विशेषताओं की, तो इसमें सबसे पहली जो विशेषता आती है वो उचित सुरक्षा उपभोक्ताओं को देना। पहली विशेषता या पहली फीचर जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो चाहे उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा हो, इसका जो मुख्य विशेषता होता है उपभोक्ता को सुरक्षित करना। किस प्रकार से उपभोक्ता सुरक्षित होंगे या उपभोक्ता सुरक्षा कैसे होगी? जब वस्तु और सेवा जो है जो उनको प्रदान की जा रही है वो उचित मापदंडों के अनुसार हो, उचित क्वालिटी की हो, उचित गुणवत्ता की हो, उचित मूल्यों पर प्रदान की जा रही हो। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोषयुक्त वस्तुओं, असंतोषजनक सेवाओं एवं अनुचित व्यापार व्यवहारों जैसे मिलावट हो गया, जमाखोरी हो गया पर रोक लगाता है, जिससे कि उपभोक्ता की सुरक्षा होती है और उचित सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें सही वस्तु दी जाती है जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी उचित होती है। ठीक है, दूसरा जो विशेषता होती है उपभोक्ता संरक्षण की वह है 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र। बेटा उपभोक्ता संरक्षण में 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र होता है। सबसे पहले तो जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं जो कि जिला स्तर पर किसी भी उपभोक्ता के अधिकारों के विरुद्ध यदि कोई शिकायत दर्ज की गई है तो उसका निपटारा करती है। इसके बाद राज्य स्तर पर समिति बनाई गई है जो कि राज्य स्तर पर कोई धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की अनुचित व्यापारिक कार्रवाइयां की गई है तो उपभोक्ता राज्य स्तर की जो कमेटी है वहां पर शिकायत दर्ज कर सकता है, और यदि उसकी सुनवाई राज्य स्तर पर नहीं हो पाती है या वो संतुष्ट नहीं हो पाता है तो उसके पास एक और कह सकते हैं न्यायिक तंत्र है जो कि राष्ट्र स्तर पर यानी नेशनल कमीशन है जो कि राष्ट्र स्तर पर सुनवाई करेगा। तो 3 टायर एजेंसीज बनी हुई हैं, 3 स्तरीय एक तरह से न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, जो कि जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों की निपटारे का कार्य करती हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना भी की गई है। जिला स्तर पर, ठीक है, मतलब
जिस जिले के वो निवासी हैं सबसे पहले वहाँ उस आयोग में जाकर के सीक रिड्रेशल एजेंसी जिसे कह सकते हैं, वहाँ जाकर के अपनी शिकायत या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और यदि मान लो कोई उपभोक्ता जिला स्तर की सुनवाई से संतुष्ट नहीं होता है तो उसको यह भी राइट या अधिकार होता है कि वह अपनी शिकायत को राज्य स्तर पर डाल सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ राज्य स्तर पर राज्य आयोग बनाए गए हैं, ठीक, स्टेट कमीशन बनाए गए हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। यह सब क्या है, उपभोक्ता की शिकायतों की सुनवाई करते हैं, न्यायिक तंत्र हैं जो कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तीसरी विशेषता उपभोक्ता संरक्षण की है क्षतिपूरक प्रकृति। क्षतिपूरक का मतलब यदि कोई नुकसान हो गया है, यदि कोई लॉस हो गया है, कोई हानि हो गई है उपभोक्ताओं को व्यापारियों के द्वारा, तो उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति प्रदान करने का हक है, यानी क्षतिपूरक प्रवृत्ति है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु अनेक प्रावधान बनाए गए हैं। यह प्रावधान क्षतिपूरक प्रकृति के होते हैं, यानी कंपनसेशन प्रदान करते हैं उपभोक्ताओं को यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का गलत कार्रवाई व्यापारियों के द्वारा किया गया है तो, अर्थात ये उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों के लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त होते रहते हैं। निश्चित समय में निवारण, ये भी एक बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण की विशेषता है कि उपभोक्ता अधिनियम या उपभोक्ता संरक्षण जो एजेंसीज कार्य कर रही हैं, उनका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य यही होता है कि कितने कम समय में, निश्चित समय में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा कर दिया जाए और उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान हो जाए या उनकी जो समस्या है उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो एक निश्चित समय में उनको उनकी समस्या जो है उसका निवारण कर दिया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता एवं निर्माता के मध्य उत्पन्न हुए विवादों का निपटारा निश्चित समय में किया जाता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण की एक और विशेषता यह है कि इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। यह अधिनियम निजी हो चाहे सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि केवल निजी क्षेत्र या केवल कुछ सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग या व्यापार जगत है, अगर उपभोक्ता उनसे जुड़े हुए हैं तो उन्हीं की शिकायतों का निपटारा होगा। नहीं, निजी क्षेत्र से लेकर सहकारी क्षेत्र तक लेकर के सरकारी क्षेत्र जितने भी उपक्रम हैं वो सभी व्यापारिक संगठन या व्यापारियों के द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित यदि कोई शिकायत है तो उन सभी के लिए यह उपभोक्ता संरक्षण लागू होता है। अतः इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा घोषित न कर दिया जाए कि किसी वस्तु एवं सेवा को इस अधिनियम से मुक्त न कर दिया जाए, मतलब सहकारी समिति के द्वारा प्राप्त कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई निजी कंपनी है या निजी व्यापारिक उद्योग हैं उनके द्वारा प्राप्त की गई वस्तु से संबंधित कोई शिकायत हो उपभोक्ताओं की, या कोई सरकारी तंत्र या सरकारी उपक्रम से संबंधित कोई शिकायत हो, सभी प्रकार के जो संगठन हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी वस्तु या सेवाएं हैं वो सभी की सभी उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में आती हैं। जब तक कि केंद्रीय सरकार ये घोषित न कर दे अलग से कि हाँ ये वस्तु या यह सेवा जो है वो उपभोक्ता संरक्षण के दायरे से बाहर है, इसकी शिकायत आप नहीं कर सकते या इसकी शिकायत की सुनवाई नहीं होगी, तब तक जो भी वस्तु जिस भी संगठन से प्राप्त हो रही है, यदि उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ है तो वो शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा वो अपनी बातों को रख सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी बनाए गए हैं बच्चों। उपभोक्ता संरक्षण की यह भी विशेषता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए, ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें तथा उपभोक्ताओं की जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनका शीघ्र निपटारा करने के लिए
उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाए गए हैं, उनकी स्थापना के बारे में भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण की जो सबसे अहम विशेषता होती है वह होती है उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित। उपभोक्ता संरक्षण ये बताता है कि उपभोक्ताओं के अधिकार भी हैं और ये अधिकार उन्हें जानने चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें अनेक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सुनवाई करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि अधिकार प्रमुख हैं। यह अधिकार उपभोक्ताओं को दोष मुक्त वस्तुओं, अपूर्ण एवं असंतोषजनक सेवाओं तथा अनुचित व्यापार संरक्षण व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वह उपभोक्ताओं की दोषपूर्ण वस्तुओं, अपूर्ण सेवाओं तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। कुल मिलाकर हम इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स बने हैं या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है वह कहीं ना कहीं हमारे जैसे उपभोक्ताओं या जितने भी उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक, तो इससे क्या लाभ प्राप्त होता है, इस अधिनियम, इस बिल के द्वारा क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो मार्केट या बाजार है वो क्या है, उपभोक्ता केंद्रित है। उपभोक्ता जो चाहता है, जिसकी मांग करता है, जो उसकी इच्छा रहती है या आवश्यकता रहती है, उसी के अनुसार वस्तु और सेवा प्रदान की जानी चाहिए, तभी कोई भी व्यापारिक संगठन लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे और लाभ अर्जित कर पाएंगे। तो आज का समय कैसा है, आज का समय ऐसा है जहां पर उपभोक्ता ही राजा है। अतः आज वही इकाई उन्नति कर सकती है जो उपभोक्ताओं की संतुष्टि प्रदान करे, परंतु उपभोक्ता को बाजार का राजा होने के बावजूद भी उसे उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है एवं व्यापारियों के द्वारा उसका शोषण भी किया जाता है। जैसे कम माप तोल की वस्तुएं दे देना, मिलावट कर देना, ठीक है, घटिया किस्म की वस्तु या नकली वस्तुएं दे देना, काला बाजारी करना, मतलब पहले से ही गोडाउन्स में स्टॉक भर के रखा हुआ है लेकिन ये दिखा रहे हैं कि स्टॉक अभी नहीं है, और जब उसकी मांग मतलब ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेंगे, बड़े बड़े प्राइजेस पर या बढ़े हुए प्राइजेस पर वो सामान निकाल करके बेचेंगे। इसे कहते हैं काला बाजारी, जमाखोरी करना इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब अनुचित व्यवहार हैं, व्यापारिक व्यवहार हैं जो कि किए जाते हैं या किए जा रहे हैं। अतः उपभोक्ता को संरक्षण देने की अत्यंत आवश्यकता है। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता या वह महत्व इस प्रकार है, दो तरह से हम देख सकते हैं, एक तो उपभोक्ता की दृष्टि से और दूसरा हम लोग व्यवसायियों के या व्यवसाय के खुद की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का महत्व उनके लिए भी क्या क्या है। तो देखो भाई, उपभोक्ता की दृष्टि से महत्व पहले हम देखते हैं और उसके बाद हम लोग पता करेंगे व्यवसायों के लिए क्या महत्व है उपभोक्ता संरक्षण का। तो सबसे पहले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता की दृष्टि से अगर महत्व देखें तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम बना है या जो उपभोक्ता संरक्षण का जो कानून बना है वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा, बार बार ये चीज मैं बता चुकी हूं कि किसी भी प्रकार का अनुचित व्यापारिक व्यवहार उपभोक्ता के साथ ना हो सके, और यदि हुआ है तो फिर जो भी शिकायत है उसका निपटारा हो। ठीक, इसके लिए क्या है, इसके लिए ही उपभोक्ता संरक्षण बना है या अधिनियम बनाए गए हैं। अतः उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा जो महत्व है उपभोक्ता के लिए वह है उपभोक्ता जागरूकता के लिए। भाई, उपभोक्ता संरक्षण कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को जागरूक करता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएं।
कहीं ना कहीं जागो ग्राहक जागो वाला जो सिस्टम है ना, वो उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से ही आया है। उपभोक्ताओं को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या वस्तु किस मूल्य पर प्राप्त हो रही है, ठीक है, और उनके साथ क्या किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा है। अतः उनके अधिकार क्या है, यह उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, जो कि उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से हो रहा है। प्रायः उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं होते हैं, जिस कारण वे उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले शोषण को समझ ही नहीं पाते हैं और सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। जैसे उपभोक्ता का अधिकार है कि वो एमआरपी के विरुद्ध भी कुछ वस्तुओं की मांग कर सकता है, एमआरपी से कम प्राइजेस पर वस्तु को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे पता नहीं है, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो ही सोचता है कि यही प्राइस उसको देनी है और दे के चला भी आता है। साथ ही साथ उसे ये नहीं पता है कि उसके अधिकार क्या हैं। कोई भी फोर्सफुली उत्पादक या विक्रेता उसको ये नहीं कह सकता है कि ये सामान आप इसी कीमत पर, इसी प्राइस पर, इसी क्वांटिटी में खरीदिए। नहीं, वो स्वतंत्र है कि वो चयन कर सकता है, ठीक है। और लेबलिंग पर, यानी कुछ भी लेबल में गलत लिखा है और मेजर करने के बाद कुछ और आ रहा है, मापने के बाद वस्तु का जो भार है वो कुछ और आ रहा है, तो इसके लिए उसको शिकायत दर्ज कर सकता है एक उपभोक्ता। ये सारे उसके अधिकार हैं जिसका पता होना जरूरी है। अतः विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले शोषण को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। इसके निवारण हेतु उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है, जिससे कि वे उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज भी उठा सकते हैं। यानी उनके पास बहुत सारी शिकायत दर्ज करने के लिए डिफरेंट या विभिन्न प्रकार की एजेंसीज, कमीशंस हैं। अर्थात उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करता है और यह इसका एक महत्व है। अनुचित व्यापार व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आ जाने के बाद से जो व्यापारी गण हैं या जो व्यवसायी वर्ग हैं वह क्या हो गए, थोड़े डर गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति बहुत ही सजग हो चुका है या शिकायत करके क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकता है। अतः अनुचित व्यापारिक व्यवहार जो कि व्यापारी गण कर रहे थे, मिलावट, जमाखोरी, काला धन, कालाबाजारी, नाप तोल में कमी करना, मूल्य अधिक लेना, ये सारी जो व्यवहार थे उनमें अब कमी आई है। तो अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में कमी आना कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के लिए अच्छा रहा। संगठित उपभोक्ता समूह बन गए हैं भाई। अब उपभोक्ताओं के लिए कहीं ना कहीं सारे उपभोक्ता संगठित हो चुके हैं, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण आ चुका है। अब पहले जो बिखरे हुए उपभोक्ता होते थे, जिनके लिए कोई ऐसा समूह नहीं होता था, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता था जहां पर वो अपनी शिकायत रख सकें, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण के आने से, उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनने से, या उपभोक्ता संरक्षण जो 3 टायर मैकेनिज्म्स आया, न्यायिक तंत्र, उसकी स्थापना होने से अब उपभोक्ता क्या हो गए, संगठित हो गए हैं, एक साथ एकजुट हो गए हैं और वो अपनी बातें एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपनी शिकायतें रख सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं के संगठित समूह का निर्माण करता है। प्रायः उपभोक्ता अकेले होने के कारण शोषण के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पाते थे, जिससे कि शोषणकर्ताओं को और अधिक प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को एकजुट होकर के शोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम बात करें दूसरे पहलू की, यानी उपभोक्ता संरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं व्यवसाय के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से व्यवसाय को क्या लाभ है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो देखो, व्यवसाय का दीर्घकालीन अस्तित्व तभी संभव है जब वह उपभोक्ता संरक्षण का पालन करे या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बनाए गए नियमों का पालन करे और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए खुद ही आगे आए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि ऐसा व्यवसाय, ऐसी कंपनी, ऐसा व्यापारिक संगठन बहुत लंबे समय तक लाभ अर्जित करता रहेगा। व्यवसाय के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए उपभोक्ता संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि वही व्यवसाय लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकता है जो उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करे
करके लाभ अर्जित करे। इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण व्यवसायों को दीर्घकालीन जीवन प्रदान करने में सहायता देता है। यदि वो कालाबाजारी कम कर देंगे, मिलावट नहीं करेंगे, उचित मूल्य लेंगे वस्तुओं का, उचित गुणवत्ता बनाए रखेंगे, हानिकारक वस्तुएं उत्पादित नहीं करेंगे, तो यह उनके लिए, खुद के लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं वो संरक्षण तो कर ही रहे हैं उपभोक्ताओं के हितों का, साथ ही साथ वो अपनी छवि भी सुधार रहे हैं। और ऐसे व्यापारिक जो संगठन है वो लंबे समय तक, दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। इसके साथ ही देखो बच्चों, सामाजिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग भी संभव बनाता है उपभोक्ता संरक्षण। हम सब जानते हैं कि जो संगठन है, व्यापारिक संगठन है या जो व्यवसाय हैं, वह समाज में स्थित हैं और समाज के बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग करके वो उत्पादन करते हैं या विक्रय या व्यापार करते हैं। अतः कहीं ना कहीं संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके वह उचित वस्तु को बना सकते हैं, क्योंकि वह उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत यदि व्यापार करते हैं तो वो संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे, वो उचित तरीके से, अनुकूलतम तरीके से संसाधन को प्रयोग करेंगे और उपभोक्ताओं को सही किस्म की वस्तुएं प्रदान करने के लिए ज्यादा सचेत होंगे। उपभोक्ता संरक्षण व्यवसायों को सामाजिक संसाधनों का उचित प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। व्यवसाय अपने संचालन हेतु सभी संसाधनों से समाज से ही प्राप्त करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल सही है। चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कच्चा पदार्थ हो, कच्चा माल हो, चाहे वो कोई भी संसाधन हो, वो समाज से ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि व्यवसाय इसके फलस्वरूप समाज को भी बेहतर उत्पाद व सेवाएं प्रदान करें। इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार से सामाजिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव बनाता है। सार्वजनिक समर्थन, भाई वह व्यवसाय को पब्लिक सपोर्ट मिलता है या जनशक्ति का सपोर्ट मिलता है जो व्यवसाय जनशक्ति के लिए कार्य करता है या पब्लिक के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है या सही वस्तु, सही किस्म की, सही मूल्य पर प्रदान करता है और कालाबाजारी या मिलावट या जमाखोरी जैसे अनुचित व्यवहार नहीं करता है। अतः कह सकते हैं कि ऐसे व्यवसाय को जनशक्ति का समर्थन मिलता है, पब्लिक सपोर्ट मिलती है। ठीक। सरकारी हस्तक्षेप में भी कमी देखने को मिलती है। यदि भाई किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी ना करें व्यापारिक संगठन और सही कीमत वसूल करें, कोई अनुचित व्यवहार या व्यापारिक व्यवहार ना करें, तो फिर सरकारी इंटरवेंशन नहीं आएगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा ऐसी व्यापारिक संगठन पर। सरकार फाइन नहीं या पेनाल्टी नहीं इम्पोज करेगी। तो सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए भी अपने जो कर्तव्य हैं, दायित्व जो हैं या जो भी सजगता है उसका पालन करना पड़ेगा व्यापारिक संगठन को। नैतिक या नीतिगत औचित्य भी है भाई, नीति शास्त्र भी तो यही कहता है, एथिक्स भी तो यही कहता है, मूल्य या नैतिक मूल्य भी तो यही कहते हैं कि व्यापारिक संगठन को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के विरुद्ध हो या अनुचित हो। तो अनुचित या औचित्यपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही तो कहता है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण में तो यही बताया गया है ना कि कोई भी ऐसा व्यवहार मत नहीं करना है जो कि गलत हो। अतः नीति नैतिक मूल्यों की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण व्यवसाय को नैतिक मूल्यों पर चलने के लिए भी प्रेरित करता है। ख्याति में वृद्धि होगी, बिल्कुल, उस व्यापारिक संगठन की पब्लिक इमेज या गुडविल अच्छी हो जाएगी। जो व्यापारिक संगठन किसी भी प्रकार का अनुचित व्यापारिक व्यवहार उपभोक्ताओं के साथ नहीं करता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है वस्तुओं की, जिसकी प्राइस पर्याप्त या रिजनेबल होती है, जो बहुत ही सही प्रकार से कार्य करते हैं, जो किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि मिलावट नहीं करते हैं, जमाखोरी नहीं करते हैं, गलत वस्तु नहीं देते हैं, भ्रामक विज्ञापन नहीं डालते हैं, वो सब क्या है, इस प्रकार के व्यवसायों का जो इमेज होता है, जो छवि होती है, वो अच्छी हो जाती है और छवि अच्छी होने से उनकी ख्याति में वृद्धि होती है। तो अब हम बात करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण को सही मायनों में क्या कहते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना है। उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ही तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था सबसे पहले 1986 में। ठीक, ये एक प्रकार से कानून हो गया जो कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया, और इसी का व्यापक रूप अब देखने को मिला है क्योंकि इसको अब निरस्त करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पास कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जो भी प्रावधान है उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित उसका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण की जो कल्पना आई थी वो कब आई थी। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का विधि निर्माण उपभोक्ता संरक्षण के हित की सुरक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। 1 जुलाई 1987 से इस अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए। अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं थी वह थी, इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार प्रदान किए थे और विभिन्न उत्तरदायित्व भी दिए थे। यह क्षतिग्रस्त वस्तुओं, डिफेक्टिव आइटम्स या कोई भी कमी हो वस्तु में या सेवाओं में, या किसी भी प्रकार का जो अनुचित व्यापारिक कार्रवाइयां होती हैं व्यापारिक संगठन के द्वारा और उपभोक्ताओं के शोषण के दूसरे रूप के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बिल पास करके 2019 लोकसभा में उस समय के मिनिस्टर जो थे, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिस्टर रामविलास पासवान जी ने क्या किया था, 8 जुलाई 2019 को एक बिल पास किया था, बिल को प्रस्तुत किया, और यह बिल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर है आज के टाइम में। अतः अब यह बिल लागू नहीं माना जाता है। कौन सा बिल, ये वाला 1986 वाला। अब कौन सा बिल या कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हम लोग पढ़ते हैं, 2019 वाला। ठीक है, इसमें क्या चीजें शामिल की गई, तो सबसे पहले देखो बेटा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर है। अतः इस अधिनियम के लागू होते ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपकी किताबों में यदि 1986 अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण पढ़ाया जा रहा है या लिखा गया है तो आपको वो नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, इस अधिनियम में क्या क्या बात मुख्य तौर पे कही गई है, तो देखो, यह अधिनियम 9 अगस्त 2019 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता संरक्षण परिषद व केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। पूर्व में अधिनियम की तुलना में अब जो निपटारा किया जा सकता है शिकायतों का, उसकी प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। साथ ही साथ मध्यस्थता वाक्य जोड़ा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में नया, व उत्पाद दायित्व को जोड़ा गया है। ठीक है, इसको आगे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कि ये दोनों चीजें क्या हैं। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं के अधिकारों की कि कौन कौन से उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिए गए हैं उपभोक्ताओं को अपने हितों की सुरक्षा के लिए, तो उपभोक्ता को अपने संरक्षण के लिए क्या अधिकार हैं, इस संबंध में तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति श्री जॉन एफ कैनेडी ने कांग्रेस को एक विशेष संदेश उपभोक्ता सहित सुरक्षा पर भेजा था, जिसमें उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लेख किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 6 अधिकार हैं। कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। उसके बाद चुनाव का अधिकार, राइट टू चूज। उसके बाद सूचना प्राप्ति का अधिकार, राइट टू बी हर्ड।
उसके बाद उपचार का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेशल। इसके बाद सुनवाई का अधिकार, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये उनके 6 मुख्य अधिकार हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार। सबसे पहले हम लोग पहला अधिकार जो है वो है सुरक्षा का अधिकार। इसको जानेंगे कि यह क्या है। तो देखो, इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुएं प्राप्त करने का पूर्ण हक या अधिकार है जो कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा प्रदान करे। यानी कहीं ना कहीं व्यापारिक गण या व्यवसाय किसी ऐसी वस्तु को नहीं बेच सकते जो कि असुरक्षित हो, उपभोक्ताओं के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। जैसे उपभोक्ता को अधिकार है कि उसको उन वस्तुओं से बचाया जाए जो स्वास्थ्य या जीवन के लिए खतरनाक होती हैं। जैसे कोई त्रुटिपूर्ण बिजली का उपकरण हो, ठीक है, डिफेक्टिव, अगर कोई भी ऐसा बिजली का सामान है जिससे कि कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, तो ऐसे सामानों को बेच नहीं सकता कोई भी व्यापारी। कोई नकली दवा हो गई, मेडिसिन्स हो गई जो कि नकली है, ठीक, वो गलत है, उसको नहीं बेचा जा सकता। कोई मिलावट किया जा रहा है किसी खाने पीने की वस्तु में, वो गलत है, ठीक है। या किसी भी प्रकार की मिलावट पूर्ण वस्तुएं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, यह कहीं ना कहीं सुरक्षा के अधिकार के विरुद्ध है। अतः यदि किसी भी प्रकार से इस प्रकार का व्यापारिक कार्रवाई करते हुए कोई भी व्यापारिक संगठन प्राप्त होता है या पाया जाता है तो सुरक्षा के अधिकार के विरुद्ध एक उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, ठीक है। यदि कोई नकली दवा उसको कोई दे रहा है, ठीक है, या किसी व्यापारिक संगठन ने नकली दवा बनाई है और उसका प्रयोग कर रहा है कोई उपभोक्ता, और जब उसे पता चलता है तो वह क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है, अपने अधिकार के साथ चल सकता है, ठीक। तो उपभोक्ता को इस प्रकार की किसी भी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही सुरक्षा का अधिकार है। इसके बाद देखो, चुनाव करने का अधिकार, राइट टू चूज। उपभोक्ता जो चाहता है, जितनी मात्रा में चाहता है और जिस वस्तु को जिस मूल्य पर, उचित मूल्य पर प्राप्त करना चाहता है, तो वो इसके लिए उसको अधिकार भी प्राप्त है। यानी कोई भी विक्रेता, कोई भी व्यापारिक संगठन किसी भी प्रकार का दबाव उपभोक्ता पर नहीं डाल सकता है कि वह उसी वस्तु को क्रय करे जो वस्तु वह बेच रहा है, या एक निश्चित मात्रा में ही क्रय करे। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह चयन कर सकता है। उसके पास यह भी अधिकार है कि यदि उसके पास विकल्प है तो वह किसी भी विकल्प का चयन कर सकता है, या यदि मूल्यों में भी विभिन्नता है तो वह जो मूल्य उसे पर्याप्त या उचित लगता है उस मूल्य की वस्तु वो प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता को अधिकार है कि वह उसे विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं प्रतियोगी मूल्यों पर प्राप्त हों। जिन वस्तुओं में प्रतियोगिता नहीं है वहां सरकारी नियम लागू होते हैं, मतलब एक उचित मूल्य पर वस्तु को प्राप्त किया जाए जिससे कि संतोषजनक क्वालिटी एवं सेवा उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को मिल सके। कोई भी विक्रेता उपभोक्ता की पसंद को अनुचित ढंग से प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक है। जो उपभोक्ता चाहता है वही वस्तु वो खरीदेगा। यदि कोई विक्रेता ऐसा करता है, दबाव डालता है उपभोक्ता पर, तो यह उपभोक्ता के चुनने के अधिकार में विघ्न माना जाएगा और इसकी शिकायत उपभोक्ता कर सकता है। इसके बाद आता है सूचना प्राप्ति का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि जो वस्तु वह खरीद रहा है उससे संबंधित सभी सूचनाएं वो प्राप्त कर सकता है। मतलब वो वस्तु कैसे बनाई गई है, उस वस्तु में कौन कौन सी वस्तुएं मिलाई गई हैं, या उस वस्तु की प्राइस क्या है, उसका मात्रा क्या है, उसका भार क्या है, ये सारी जानकारी प्राप्त करने का उसको अधिकार है, ठीक है। यानी लेबलिंग जो की जाती है वस्तुओं के पैकेट्स में, वो लेबलिंग सही होनी चाहिए और सही सूचना देने वाली होनी चाहिए। उपभोक्ता को अधिकार है कि उसको उन तथ्यों से अवगत कराया जाए जिनकी जानकारी वस्तुओं के चुनते समय आवश्यक होती हैं। उसको धोखे या गलत सूचनाएं या अवांछनीय विज्ञापन, लेबलिंग व अन्य परिपाटियों से बचाया जाए। अतः उत्पादक को चाहिए कि इन सभी सूचनाओं को सही रूप से प्रस्तुत करे, पहले से ही बता दे
ताकि उपभोक्ता को धोखे से बच सके। उपचार का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल, इसका मतलब यह है यदि कोई त्रुटिपूर्ण व्यवहार हो गया, यदि कोई गलती हो गई या फिर कोई डिफेक्टिव आइटम चला गया, तो फिर यह अधिकार है उपभोक्ता की उपचार प्राप्त किया जा सके। मतलब कि सबसे पहले व्यापारिक संगठन या कंपनीज क्या करेंगी, उनकी शिकायतों का निपटारा करें, ठीक, उनके का उपचार करें, जैसे कि मेंटेनेंस सर्विस होती है, जैसे कि रिप्लेसमेंट सर्विस होती है। यदि कोई सामान गलत आ जाता है या डिफेक्टिव आ जाता है तो उसको वापस करें, ठीक। उपचार का अधिकार यही कहता है कि यदि व्यापारिक संगठन या कंपनी उन वस्तुओं में को रिप्लेस नहीं करती है या नहीं बदलती है, तो यह उपचार का अधिकार है एक कह सकते हैं कि उपभोक्ता का, कि वह इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। यदि उसे कोई त्रुटिपूर्ण वस्तु प्रदान कर दी गई है तो या तो फिर उसकी मरम्मत की जाए या उस वस्तु को रिप्लेस किया जाए, यह उसका अधिकार है, उपचार का अधिकार। यह अधिकार उसे यह आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उचित, न्यायोचित एवं संतोषजनक ढंग से उपभोग में नहीं लाई जा सकेगी, तो उसे उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ता को अनेक उपचार उपलब्ध होते हैं, जैसे वस्तु की मुफ्त में मरम्मत करने का, ठीक है, मरम्मत कराइए भाई, मेंटेनेंस कराइए, वो भी फ्री में। वस्तु को बदल करके दूसरी वस्तु दीजिए सही से, अथवा वस्तु को वापस ले लीजिए और उसके पैसे को वापस करिए। ये सारे उपचार के अधिकार के दायरे में आता है। सुनवाई का अधिकार, राइट टू हर्ड, ये अधिकार क्या कहता है भाई? ये अधिकार यह कहता है कि यदि उपभोक्ता की कोई शिकायत है या उपभोक्ता के साथ किसी भी प्रकार का छल या धोखा हो चुका है, तो यह उसका कानूनी हक या अधिकार बनता है कि वह उसकी सुनवाई कर सके या उसकी सुनवाई की हो, उसे सुना जाए, उसकी शिकायतों का निपटारा किया जाए। और इसी के लिए तो 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है हर स्तर पर। उपभोक्ता को अधिकार है कि सरकारी नीति बनाते समय उसके हित का पूर्ण ध्यान रखा जाए और उसको आवश्यकता अनुसार सुना भी जाए। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। प्रथम 3 अधिकारों में, जैसे कि सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार हो गया, सूचना प्राप्ति का अधिकार हो गया और चुनने का अधिकार हो गया, का महत्व भी केवल तभी है यदि उनके विरुद्ध उपभोक्ता को अपनी शिकायत करने का अधिकार प्राप्त होगा। आजकल अनेक बड़ी बड़ी संस्थाएं उपभोक्ताओं को सुनवाई का अधिकार प्रदान करने के लिए उपभोक्ता सेवा विभाग बनाती हैं, ठीक है। कंपनियां ही उपभोक्ता सेवा विभाग बना देती हैं, जहां पर उपभोक्ता अपने डिस्प्यूट्स को, अपने विवादों को डाल सकते हैं। इस विभाग का काम उपभोक्ताओं की शिकायत सुनना होता है व उन्हें दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाना होता है। कई दैनिक समाचार पत्र भी हैं, एक विशेष कॉलम में उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने का काम करते हैं। अतः उपभोक्ता अब अपनी शिकायतों को बहुत सारे कह सकते हैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचा सकता है और उसकी सुनवाई हो सकती है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, भाई उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना भी तो जरूरी है। तो इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उन सभी बातों की शिक्षा या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है जो एक उपभोक्ता के लिए आवश्यक है। उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम भी उठाए गए हैं, जैसे सिविल सप्लाई मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता जागरण के नाम से त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है हर 3 महीने में। दूरदर्शन पर भी संरक्षण उपभोक्ता का कार्यक्रम दिखाया जाता है, जिसमें उपभोक्ताओं को बताया जाता है कि उनके क्या अधिकार हैं। और हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता जागरण दिवस भी मनाया जाता है, जिससे कि उपभोक्ता और ज़्यादा जागरूक हो सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता में उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी आता है, जिसमें कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से के प्रति जागरूक बनाया जाता है और उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग उपभोक्ता के अधिकारों को पढ़े। इसके साथ साथ बच्चों, उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ साथ कुछ उपभोक्ताओं के दायित्व भी अधिनियम में बताए गए हैं, उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। दायित्व क्या है?
उपभोक्ताओं के दायित्व क्या हो सकते हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु क्रय करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातों को हम लोग उपभोक्ता उत्तरदायित्व कहते हैं। मतलब एक उपभोक्ता सिर्फ आंख बंद करके कोई भी वस्तु क्रय ना कर ले, उसका भी तो कुछ दायित्व बनता है, उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे सकता, वो एक जागरूक ग्राहक बने इसके लिए उसके भी कुछ दायित्व होते हैं। वह दायित्व क्या है? इन्हें ही उपभोक्ता दायित्व कहा जाता है। इन दायित्वों में सबसे पहले आता है कि उपभोक्ता अधिकारों का वो प्रयोग करें। सिर्फ अधिकार बना देने से कुछ नहीं होगा, यदि उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा क्रय करते समय तो वो अधिकार क्या है, वो कहीं ना कहीं मिसयूज हो जाएंगे, उनका उचित प्रयोग नहीं हो पाएगा। जैसे जो भी अधिकार, जो 6 अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा, उन अधिकारों को प्रयोग करना चाहिए उपभोक्ताओं को, यह उनका पहला दायित्व है। उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु या सेवा का क्रय के संबंध में अनेक अधिकार हैं और यह अधिकार का प्रयोग करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चयन का अधिकार, उपचार का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सब क्या है? ये सब आधारभूत आवश्यकताएं हैं, ये अधिकार हैं। और स्वच्छ वातावरण का अधिकार। उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवा का क्रय करते समय अपने अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। उन्हें पूछना चाहिए कि इस वस्तु का मूल्य क्या है, अगर लिखा नहीं है तो। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि यदि उनका जो खराब सामान दे दिया गया है तो क्या इसका रिप्लेसमेंट होगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं करेंगे तो उनके लिए फिर अलग से क्या प्रावधान है, क्या मरम्मत होगा, वारंटी कार्ड दी जा रही है, इसके बारे में भी पूछना चाहिए। ठीक है, तो उपभोक्ताओं को थोड़ा जागरूक होना चाहिए जब वो क्रय कर रहे हों। इसके साथ साथ उपभोक्ता दायित्व में उत्पाद गुणों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। एक उपभोक्ता को क्रय करते समय, उपभोक्ताओं को वस्तुएं क्रय करते समय क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता का पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कम मूल्य के लालच में आकर के उपभोक्ताओं को घटिया किस्म की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। यदि वो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कम मूल्य है तो कोई भी वस्तु बस उपभोक्ता इसलिए नहीं परचेज कर ले, क्रय कर ले कि उसका मूल्य कम है। उसे ये देखना चाहिए कि कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है व्यापारियों के द्वारा। जैसे कि कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं को वस्तु के अधिक मूल्य के कारण वस्तु की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के उत्पाद अर्थात ऐसे जैसे एगमार्क का साइन है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर ISI का मार्क है कि नहीं है, फूड प्रोडक्ट्स पर FPO का साइन है कि नहीं है, वुल प्रोडक्ट पर वुल मार्क लिखा है कि नहीं है, ये सारे जो चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर एग मार्क का साइन है कि नहीं है। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं बेटा, ये गुणवत्ता प्रमाप होते हैं जो कि वस्तुओं पर डाले जाते हैं। अगर ये चिन्ह हैं तो इसका मतलब है कि जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वस्तु की, वह एक स्टैंडर्ड या प्रमापित होगी। और ये चिन्ह अगर नहीं लगे हैं और वस्तु की कीमत कम है तो सिर्फ ग्राहक को ये देख करके कि वस्तु की मूल्य कम है, क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कैश मीमो तथा गारंटी वारंटी कार्ड प्राप्त करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि उपभोक्ता सोचते हैं कि चलो ये वस्तु तो हमें सस्ते में मिल जा रही है, व्यापारी भी कहते हैं कि हम आपको बिल नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन हम आपका मूल्य इतना कम कर देंगे। बिल नहीं देने का मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपना GST बचाते हैं। सरकार को जो वो कर देते हैं उसको वो बचाते हैं, और कर बचा करके वो क्या करते हैं, कर बचा करके वो अपना फायदा उठाते हैं। और हमें क्या मिलता है, हम मान लो कोई डिफेक्टिव वस्तु ही मिल गई तो बिल रहेगा तो आप सीधे की सीधे कहाँ जा सकते हैं, आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कानूनी तौर पर आपके पास वैध बिल है। लेकिन जब बिल नहीं रहेगा तो आप शिकायत कैसे कर सकते हैं कि यह मूल्य लिया गया था जो कि ज़्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैश मेमो जरूर प्राप्त करना चाहिए। सिर्फ वस्तु को सस्ते मूल्यों में प्राप्त करने के लिए बिल ही अगर आप नहीं लेंगे तो बाद में यदि वस्तु खराब निकलती है तो आपके पास कोई वैधानिक प्रूफ नहीं होगा कि आपने वह वस्तु उसी दुकानदार से खरीदी है। उपभोक्ता का वस्तु खरीदते समय क्रय की रसीद अर्थात नगद क्रय की दशा में कैश मीमो तथा उधार क्रय की दशा में बीजक यानी बिल प्राप्त करना
अवश्य जरूरी होता है। उसे रसीद में दी गई तिथि, वस्तु की मात्रा, मूल्य आदि की भी जांच कर लेनी चाहिए कि सही से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। यदि वस्तु के संबंध में गारंटी या वारंटी कार्ड दिया जा रहा है तो वह भी उसे लेना चाहिए। भविष्य में यदि वस्तु के संबंध में कोई भी शिकायत हो तो यह प्रपत्र प्रयोग में लाए जाते हैं और इन प्रपत्रों के बिना उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत वैध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उचित समय पर शिकायत करना यह भी बेहद जरूरी है भाई। उपभोक्ता का दायित्व तो है कि अगर उसने वस्तु खरीद ली है और समय पर अगर शिकायत नहीं करता है, कई समय बाद करता है, तो कोई मतलब नहीं है। उचित समय पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, यह उपभोक्ता का दायित्व होता है। यदि उपभोक्ताओं को क्रय किए गए माल से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो उसे उचित समय पर संबंधित अधिकारी को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि शिकायत करने में अनावश्यक देरी से समाज के अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा और ऐसा भी हो सकता है कि शिकायत करते वक्त वस्तु पर प्राप्त गारंटी वारंटी का समय भी समाप्त हो जाए। अतः उपभोक्ताओं को व्यवसायियों द्वारा चुनी हुई हानि को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यवसायियों में अनुचित व्यवहार की प्रवृत्ति जो है वो और बढ़ जाती है। सावधानी पूर्वक क्रय करना चाहिए भाई। हमेशा मात्रा, किस्म, प्रमाप, स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हुए ही क्रय करना चाहिए। उत्पादन की तिथि क्या है, प्रयोग की तिथि क्या है, उपयोग की तिथि क्या है, समापन की तिथि क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी भी अच्छी तरीके से जानकारी ले लेनी चाहिए और उसके बाद ही वस्तु को क्रय करना चाहिए। भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लुभावने विज्ञापन चलाए जाते हैं, न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, टेलीविज़न पर भी दिए जाते हैं, लेकिन बिना अच्छे से जानकारी लिए हुए इस प्रकार के विज्ञापनों को देख करके वस्तु को खरीदना नहीं चाहिए। तो विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के क्रय हेतु प्रेरित करने के लिए अनेक प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं। इन विज्ञापनों में वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाया जाता है, तो उपभोक्ताओं को इन विज्ञापनों पर विश्वास करते वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। उसे वास्तविक उत्पाद तथा विज्ञापन में दिए गए उत्पाद के उपयोगों की तुलना करके यह देखना चाहिए कि सही से विज्ञापन में दिया जानकारी सही है या नहीं है, तभी क्रय का निर्णय लेना चाहिए। विवेकपूर्ण क्रय होना चाहिए हमेशा। ठीक है, उपभोक्ता को वस्तु क्रय विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। जब कभी भी वस्तु का क्रय करना हो तो वस्तु की किस्म, मात्रा, मूल्य आदि का अनुमान पहले से ही लगा लेना चाहिए और उचित वस्तु क्रय की जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि वस्तु कहाँ से क्रय की जानी है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा क्रय करते समय अपने उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से बचा जा सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपभोक्ता की परिभाषा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 है, उसके अनुसार एक उपभोक्ता की परिभाषा क्या होती है या किसे उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता का अर्थ है कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु का उपयोग प्रतिफल के बदले में यानी कुछ पैसे के बदले में करता है अथवा चुकाने का दावा करता है। अगर क्रेडिट में ले रहा है, उधार में ले रहा है, तो एक निश्चित अवधि के बाद चुकाने का दावा करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। अथवा आंशिक भुगतान कर चुका है अथवा करने का वायदा करता है कि इतना भुगतान वो कर चुका है और कुछ और जो भी बचा हुआ पैसा है वह वापस करेगा। एवं इसके उपयोगकर्ता उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसने प्रतिफल के बदले इसे क्रय किया है अथवा राशि चुकाने का वायदा किया है अथवा आंशिक भुगतान किया है अथवा स्थगित भुगतान करने का वायदा किया है, यानी कुछ समय के बाद भुगतान करने का वादा किया है, परंतु इसमें वह शामिल नहीं है जिसने पुनः बिक्री के लिए अथवा व्यापारिक उद्देश्य के लिए इसे क्रय किया है। यानी वह व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं जो कि किसी वस्तु को इसलिए क्रय करते हैं कि इसे वो पुनः विक्रय करेंगे। केवल वही व्यक्ति शामिल होते हैं उपभोक्ता की श्रेणी में जो कि
क्रय करने के उद्देश्य से, स्वयं उपभोग करने के उद्देश्य से किसी वस्तु को क्रय कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसे वो पुनः बेचेंगे नहीं। इसके अलावा किसी सेवा क्षेत्र, सेवा को प्रतिफल के बदले, देखो उपभोक्ता दोनों तरह के हो सकते हैं, वस्तु खरीदने वाले या सेवा का उपभोग करने वाले, ठीक। तो दोनों ही डेफिनेशन में, दोनों ही उपभोक्ताओं को बताते समय एक वस्तु के बारे में भी आप उपभोक्ताओं को लिखेंगे और सेवा के में सेवा का उपभोग करते समय भी उपभोक्ता को बताएंगे। तो किसी सेवा को प्रतिफल के बदले प्राप्त करता है अथवा किराए पर लेता है जिसका मूल्य उसने पूरा चुका दिया हो या आंशिक चुकाया हो अथवा भविष्य में चुकाने का वायदा कर रहा है अथवा स्थगित भुगतान करने का वायदा करता है अथवा आंशिक चुका दिया है तथा आंशिक भुगतान करने का वायदा करता है, जिसने सेवा प्राप्त कर ली है अथवा उसकी मर्जी से सेवा का लाभ उठाता है, परंतु इसमें वह शामिल नहीं है जिसे व्यापारिक उद्देश्य से इस सेवा को प्राप्त करना है। यानी व्यापारी गण नहीं शामिल होंगे जो सेवा ले रहे हैं, किस इसलिए क्योंकि वो व्यापार इससे करना चाहते हैं, अतः व्यापारियों को उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से परिभाषित कुछ महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं, अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लोकसभा में 8 जुलाई 2019 को उस समय के मिनिस्टर्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्टर रामविलास पासवान ने प्रस्तुत किया था, जो 9 अगस्त 2019 से लागू हो गया है, ठीक। तो पहले तो हमने इसको बता दिया कि ये कब लागू हुआ था। अब एक और चीज है जो कि नया जोड़ा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में, वो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ये क्या है? केंद्र सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहारों तथा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने हेतु की है। इसको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं, इस प्राधिकरण को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। सीसीपीए को उपभोक्ता, सीसीपीए का मतलब हो गया यहीं पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत दर्ज करने या अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्राधिकरण को क्या अधिकार प्राप्त है कि वह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करे और शिकायत दर्ज करे और अभियोजन करे, यानी शिकायत का निपटारा करे। अनुचित व्यवहार, चलनों और भ्रामक विज्ञापनों की जानकारी न रखने का आदेश देने का अधिकार है, ठीक। भ्रामक विज्ञापनों के विनिर्माताओं एवं समर्थनकर्ताओं या प्रकाशकों पर जुर्माने लगाने का भी अधिकार इस प्राधिकरण को है। असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस करने का अधिकार भी है इस प्राधिकरण को, और सीसीपीए को उपभोक्ता वर्ग को राहत प्रदान करने का भी अधिकार प्राप्त है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने का अधिकार इसको प्राप्त है और इसका प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा हो सके। भ्रामक विज्ञापन पर कितना अर्थदंड लगा सकता है सीसीपीए? तो सीसीपीए जो है वह उत्पादक और प्रस्तुतकर्ता पर 10 लाख एवं 2 साल तक की सजा या गलत और भ्रामक विज्ञापन देने का प्रावधान होने पर इस प्रकार की सजा लगा सकता है, यानी 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है और 2 साल तक की सजा दे सकता है। यदि इसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी दोबारा भी वो संगठन यही प्रकार का कार्य करता है, भ्रामक विज्ञापन देता है, तब इसे 50 लाख तक का जुर्माना एवं 5 साल की सजा कर दिया जाएगा। ठीक है। उपभोक्ता विवाद समाधान कमीशन भी बनाए गए हैं बेटा, इसे कहते हैं सीडीआरसी। जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन स्थापित करेगी, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत को निम्न के संबंध में कर सकता है। यदि कोई दोषपूर्ण या असुरक्षित उत्पादन कार्य हुआ हो, या वस्तुओं और सेवाओं के बारे में गलत जानकारी दी गई हो, या कालाबाजारी की गई हो, या निर्धारित प्रमापों का पालन न कर करके कोई उत्पाद का उत्पादन किया गया हो और उपभोक्ताओं को बेचा गया हो जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सही ना हो, ऐसे किसी भी अनुचित कार्य के लिए एक उपभोक्ता क्या कर सकता है? जिला स्तर या राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। ठीक है।
उपभोक्ता विवाद समाधान कमीशन की सीमाएं क्या है भाई, मतलब कितने तक रुपए का समाधान मिल सकता है। तो जिला सीडीआरसी 1 करोड़ तक की शिकायतों का, यानी जो जिला स्तर पर जो कमीशन बने हुए हैं, जो जिला स्तर पर यदि आप पहले फाइल करते हैं अपनी शिकायतों को उपभोक्ता, तो वहां पर कितने तक रुपए की सुनवाई हो सकती है, कितना तक कंपनसेशन मिल सकता है। तो जिला सीडीआरसी 1 करोड़ रुपए तक की शिकायतें वस्तु एवं सेवा के संबंध में सुन सकता है। ठीक, 1 करोड़ तक का यदि आपका राशि जो उसमें इन्वॉल्व है तो 1 करोड़ तक की सुनवाई या क्षतिपूर्ति प्राप्त आप कर सकते हैं। राज्य सीडीआरसी जो है उसमें 1 करोड़ से अधिक व 10 करोड़ तक की, यानी इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 करोड़ तक की शिकायतें सुन सकता है राज्य स्तर पर जो कमीशन बने हैं शिकायतों का निपटारा करने के लिए। और राष्ट्रीय सीडीआरसी जो है वह 10 करोड़ तक से अधिक की शिकायतें सुन सकते हैं। यानी अगर 10 करोड़ से ज्यादा का कोई आपका वस्तु था या आपका जो टोटल हानि हुई है वो 10 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, तो आप राष्ट्र स्तर पर या जो राष्ट्रीय कमीशन है वहां जाकर के अपनी शिकायत कर सकते हैं। जिला सीडीआरसी के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए कहां जा सकते हैं, राज्य सीडीआरसी। यानी मान लो कोई उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हुआ जिला स्तर पर सुनवाई या निर्णय से, तो वो अपनी शिकायत कहां कर सकता है, राज्य स्तर पर डायरेक्ट जा सकता है। ठीक, या वह राज्य सीडीआरसी के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता है यदि कोई उपभोक्ता, तो वो कहां जा सकता है, वो अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत कौन व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है, कौन लोग शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, शिकायत करने वाला कौन होना चाहिए, एक उपभोक्ता होना चाहिए या फिर एक ऐच्छिक उपभोक्ता संगठन हो सकता है। ठीक है, एक एनजीओ हो सकता है जो कि उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करे, या किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत संस्था हो सकती है जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए कार्य कर रही हो। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें हो सकती हैं, अथवा केंद्रीय प्राधिकरण हो सकता है, अथवा एक या अधिक उपभोक्ताओं के द्वारा जहां अनेक उपभोक्ताओं का समान हित हो, वो सब मिलकर के शिकायत कर सकते हैं, अथवा मृतक उपभोक्ता का कानूनी उत्तराधिकारी यदि कोई व्यक्ति हो वह शिकायत दर्ज कर सकता है। यदि उपभोक्ता नाबालिग है तब उसके माता पिता अथवा कानूनी उत्तराधिकारी जो है वह उसके लिए शिकायत कर सकता है। तो यह व्यक्ति या यह संगठन शिकायत कर सकते हैं। किसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है, यानी किसके विरुद्ध शिकायत की जाएगी, दोषपूर्ण वस्तुओं के लिए विक्रेता या उत्पादक का पूर्तिकर्ता यदि कोई हो तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। दोषपूर्ण से तात्पर्य उत्पाद की मात्रा में यदि कोई दोष है, या उसकी गुणवत्ता में कोई दोष है, शक्ति में कोई दोष है, या शुद्धता में दोष है, या किसी भी प्रकार की कोई कमी है, तब जाकर शिकायत कर सकते हैं। अगर सेवा में किसी प्रकार की कमी है, यदि कोई सेवा ली जा रही है, उपभोग की जा रही है, यदि उसमें कोई किसी भी प्रकार की कमी हो, तो सेवा प्रदान करने वाला सेवा में कमी से तात्पर्य क्या है, अपूर्णता होना, ठीक, पूरी सेवा नहीं देना, कोई दोष होना, गुणवत्ता में कमी होना, प्रकृति व प्रदान करने के ढंग में यदि कोई कमी है तो फिर शिकायत की जा सकती है सेवा प्रदान करने वाले के विरुद्ध। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसे उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। अभी हमने पढ़ा कि किसे उपभोक्ता माना जा सकता है, और अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या कहता है कि किस व्यक्ति को या किन व्यक्तियों को उपभोक्ता नहीं मान सकते हैं। तो देखो, वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के लिए वस्तुएं प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। जो फिर से किसी वस्तु को इसलिए क्रय कर रहा है कि उसे फिर से बेच देगा, वो तो उपभोक्ता नहीं है। वह व्यक्ति जो किराए पर देने की अनुमति के बिना सेवाएं प्रयोग करता है, ठीक है, कोई मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो किराए पर देने वाले की अनुमति के बिना सेवाएं प्रयोग करता है, उसे भी उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। वह व्यक्ति जो क्रेता की स्वीकृति के बिना वस्तुएं प्रयोग करता है, ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता नहीं हो सकता है। क्रेता ने नहीं कहा है, बेचने वाले ने नहीं कहा है कि जो क्रेता है, जो खरीद रहा है, उसने नहीं कहा है कि आप उसकी वस्तु को उपयोग करिए, तो आप उपभोक्ता नहीं बन जाएंगे।
तो वह व्यक्ति जो क्रेता की स्वीकृति के बिना कोई वस्तु प्रयोग कर रहा है उसे उपभोक्ता नहीं कहेंगे। वह व्यक्ति जो बिना किसी मुआवजे के किसी सेवा को किराए पर लेता है या उपयोग करता है, कोई सेवा ऐसी ली जा रही है जिसका कि भुगतान ही नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा, तो वह व्यक्ति जो बिना किसी मुआवजे के किसी सेवा को किराए पर लेता है या उपयोग कर रहा है उसे उपभोक्ता नहीं कहेंगे। वह व्यक्ति जो बिना किसी मुआवजे के वस्तुएं प्राप्त कर रहा है वह भी उपभोक्ता नहीं होगा कि फ्री में कोई वस्तु उसको मिल गई है तो उसे उपभोक्ता नहीं कहा जाएगा। तो इन व्यक्तियों को उपभोक्ता नहीं कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने पर उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ है? बहुत सारे लाभ हुए हैं भाई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में न्याय तक पहुंच के लिए एकल बिंदु का प्रावधान किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, जो कि काफी समय खपाने वाला था, लेकिन अब क्या हो गया है, केंद्रीय प्राधिकरण आ गए हैं, CCPA आ गया है, उसके माध्यम से क्या हो रहा है, अतिरिक्त त्वरित कार्रवाई समाधान प्रदान कर दिए गए हैं। अब बहुत जल्दी ही निपटारा हो जा रहा है क्योंकि CCPA जो है एक मध्यस्थता का कार्य कर रहा है। उत्पादों में मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक के लिए एहतियाती सजा अब ज्यादा कर दी गई है, यानी CCPA जो है वो दंड भी लगा सकता है डायरेक्ट, अतः भ्रामक विज्ञापन में कमी आएगी। ठीक है, मुआवजा तक देना पड़ सकता है, 10 करोड़ तक का प्रावधान है। ठीक, इसके बाद क्या है, निर्माताओं और सेवा प्रदानकर्ताओं को दोषपूर्ण उत्पादों या खराब सेवाओं को मुहैया कराने से रोकने के लिए उत्पाद दायित्व का भी प्रावधान दे दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक चीज ऐड कर दी गई है उत्पाद दायित्व के आधार पर। उपभोक्ता आयोगों तक आसानी से पहुंच और निपटाना प्रक्रिया का सरलीकरण हो गया है। अब आसानी से आप पहुंच सकते हैं इन आयोगों पर। मध्यस्थता के जरिए मामलों को जल्दी ही निपटा दिया जाता है। नए दौर की उपभोक्ताओं संबंधी समस्याओं के लिए प्रावधान हो गए हैं, जैसे ई-कॉमर्स आ गया है, प्रत्यक्ष बिक्री या डायरेक्ट सेलिंग जैसे जो नए तरह के अब आ रही हैं समस्याएं, उनके प्रावधान के लिए भी अलग से चीजें की जा रही हैं। तो भाई यहाँ पर देखो त्रिस्तरीय उपचार तंत्र क्या थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार। पहले बता दिया गया है कि जिला उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन, राज्य उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन है। ठीक, जिसे संक्षिप्त रूप में राष्ट्रीय कमीशन कहते हैं, और राज्य उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन को संक्षिप्त रूप में राज्य कमीशन कहा जाता है, एवं जिला उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं, जिला कमीशन कहते हैं। ठीक, ये 3 स्तरीय कह सकते हैं आयोग बनाए गए हैं जहां पर एक उपभोक्ता अपने शिकायतों को दर्ज करा करके निपटारा प्राप्त करता है। ठीक, इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, इसे रिड्रेशल एजेंसीज कह रहे हैं। ये उपचार प्रदान करने वाली संगठन है, निपटारा करने वाली एजेंसीज है। सबसे नीची जो आती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इसके बाद स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर पर है। और यहाँ पर भी बात ना बनी तो भी उपभोक्ता कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि वो नेशनल कमीशन के जो भी निर्णय है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो। ठीक है, इसके लिए भी अलग अलग प्रावधान है कि कितने कितने रुपए तक की आप शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित सभी अधिकारों के बारे में और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित सभी दायित्वों के साथ साथ हमने उपभोक्ता संरक्षण की कुछ विशेषताओं को देखा, और उपभोक्ता संरक्षण के प्रति सभी व्यक्तियों को, सभी उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब इसमें बहुत ही आसान सरलीकरण कर दिया गया है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए और ज़्यादा जागरूकता कर दी गई है और उनकी शिकायतों को और जल्दी निपटाया जा रहा है। अतः उपभोक्ता संरक्षण के प्रति ऐसे भी सामान्य तौर पर भी सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो यह था आज का अध्याय आपका उपभोक्ता संरक्षण।